हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों में से कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इकोनॉमी के जो डिफरेंट टॉपिक है उसको थीम वाइज आप कवर करवा दीजिए। तो इकोनॉमी में मैं समझता हूँ इसकी नीड भी है हिंदी मीडियम में, क्योंकि आप देखेंगे ना कि जो इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट जो है उसको या तो फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, या फिर जो उसके टर्म वगैरह है उसको लीव कर दिया जाता है कई बार। मतलब ऐसा सोचा जाता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में शायद ऐसा टर्म को ग्रैस्प ही नहीं कर पाए। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा अंडर एस्टिमेशन बहुत ही गलत है, और ये हमारे एग्जाम में एक बहुत बड़ी लागत लेकर के आता है। तो इकोनॉमी को जो है उसके अच्छे जो टर्म है या रेलेवेंट जो टर्म है ना, उनके साथ तीव्र गति से प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए ये सीरीज लाया जा रहा है। हम डिफरेंट टॉपिक्स को जो है उसके थीम के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। जैसे इन्फ्लेशन के जो सब टॉपिक्स है उसको इसमें कवर किया गया है ना। यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि एक तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाई दिया हूँ है ना, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा आगे आने वाले सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड रिसेशन से जो है 6 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में। और भी अदर टॉपिक्स आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यही एक्सटर्नल सेक्टर देखेंगे 42 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल सेक्टर भी करेंगे हम डिटेल में। और भी टॉपिक के बारे में दिया गया है ना, तो आप उसको अच्छे से थोड़ा कवर करिए। ठीक है, मतलब आप देखिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से फिर टाइम अलोकेट कर पाएंगे प्रीलिम्स के समय पे। हाँ, हम मैं बता रहा था करेंगे क्या कि जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जैसे देखिए यहीं पे दिखाया मैंने, है ना, एक क्वेश्चन जो 2015 में आया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर 2015 में आया था। ये 2015 में ही आया था इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग को लेकर के। 2020 में आया था सीपीआई डब्ल्यूपीआई को लेकर के। 21 में आया रिसेशन को लेकर के। 21 में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, उसको लेकर के। फिर 22 में टेक्निक इन्फ्लेशन को लेकर के। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चंस दिखा दूंगा, हल नहीं करवाऊंगा। हल नहीं करवाने का सीधा सिंपल सा उद्देश्य ये है कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर ही रहूंगा है ना कॉन्सेप्ट्स को, तो फिर आप वहां से कर ले जाएंगे। आप आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पे बताइएगा, जहाँ पे भी आप सहूलियत लगे। और अगर कहीं डिस्कस करना हो तो मुझे जरूर बताइएगा, है ना, मुझे आप टैग करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है लेकिन डिस्कस करना ही था, है ना, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि ठीक है इसको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन पहले समझते हैं होता क्या है इन्फ्लेशन, है ना। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत बेसिक क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से ही बताऊंगा आप लोगों को। बेसिक प्लस एडवांस दोनों ही चीजें तो, है ना, जहाँ पे नहीं समझ में आए आप जरूर पूछिएगा। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में बिना वैल्यूएडिशन के मूल्य वृद्धि। तो जो वस्तु या सेवा है उसके उसमें कुछ वैल्यूएडिशन नहीं हो रहा है। जैसे एक कार का एग्जांपल लेते हैं, है ना, कार का प्राइस था 5 लाख रुपए। ठीक, जो उसमें चक्के थे, पहिए थे, इंजन था, सब कुछ वही है, कलर वलर सब कुछ वही है, लेकिन उसका जो प्राइस है 6 लाख रुपए हो गया। ठीक, कोई वैल्यूएडिशन नहीं है लेकिन इसका प्राइस बढ़ गया, इसको क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन, है ना। आप 1 केजी सेब ले रहे हैं, ठीक, उसकी प्राइस जो है पहले 100 रुपए पे कर देते हैं आप, वही सेब का प्राइस जो है 100 रुपए दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ 100 सेब जो है बदल गया है। वो क्या होगा, आप कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, वही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, है ना, इन्फ्लेशन हो गया। तो यही है बेसिकली इन्फ्लेशन, महंगाई ही इन्फ्लेशन है। इस स्थिति में क्या होता है, तो जो रुपए की या फिर करेंसी की जो परचेजिंग कैपेसिटी है ना, ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखेंगे, क्वेश्चंस में ऐसे ही टर्म पूछ देते हैं, है ना। जो परचेजिंग कैपेसिटी है, क्रय शक्ति क्षमता है, वो कम हो जाती है, परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और क्या स्थिति जनरेट होती है, तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, है ना। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो लिख रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो क्या है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी होगा। तो टू मच मनी जो है वो टू टू फ्यू गुड्स को चेंज करने लग जाती है। मतलब पैसे तो आपके पास बहुत है लेकिन वस्तु और सेवाएं जो है वो कम है। तो यही स्थिति जो है इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के कितने अलग अलग प्रकार है वो देख लेते हैं हम। देखिए, एक तो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, है ना, दूसरा है टोटिंग इन्फ्लेशन, तीसरा है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तीनों जो है बढ़ते क्रम में है। क्रीपिंग से टोटिंग बढ़ता हुआ है, टोटिंग से हाइपर इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ता हुआ है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है वो धीमे धीमे बढ़ता है। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है धीमे धीमे बढ़ता है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए माना जाता है, मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आप 100 रुपए में कोई वस्तु को बेच रहे थे। प्रोड्यूसर है, आप 100 रुपए में किसी वस्तु को पहले बेच रहे थे। अब मान लीजिए उसी वस्तु को आपको 104 रुपए प्राइस मिल रहा है। आप मोटिवेट होंगे ना, आप मोटिवेटेड होंगे, आप और प्रोडक्शन करेंगे। लोग जो आपके पास पहले 10 लोग एम्प्लॉयड होंगे, आप 12 लोगों को एम्प्लॉयड करने में सक्षम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो रोजगार भी बढ़ेगा, है ना। रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर मांग बढ़ेगा, है ना। मांग बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा।
प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से जो है एक सुचक्र चलने लग जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये अच्छा माना जाता है फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, लेकिन ये कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल का क्या मतलब है, जैसे जो आरबीआई टारगेट करती है ना, वो आप समझिए कि लगभग वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन के आसपास का टारगेट है, 4+-2 का। ठीक है। फ्लोटिंग और जो हाइपर इन्फ्लेशन होते हैं वो कंट्रोल के दायरे से बाहर होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो इसीलिए जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। ऐसा समझ लीजिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है एक बच्चा है ना, कान्हा जैसा। तो सब लोग प्यार कर रहे हैं, उसको बड़ा मजा आ रहा है ना, सब लोग मोटिवेट हो रहे हैं, एनर्जी पा रहे हैं। ट्रोटिंग और हाइपर इन्फ्लेशन समझ लीजिए कि कोई जो है युवा है, जो समाज के नियमों से, परिवार के नियमों को है ना तोड़ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो घरों में पसंद नहीं आ रहा है वो। तो ऐसा करके आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अदर जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपके पास पैसे जो है वो रहते हैं, लेकिन वस्तु और सेवाएं कम हो जाती है। डिफ्लेशन में क्या होगा, वस्तु और सेवाएं ज्यादा हो जाएंगी, है ना। वस्तु एवं सेवाएं आपके पास ज्यादा हो जाएगी, लोगों के पास पैसे कम होंगे। ठीक है। या पैसे हैं भी तो वो कम इच्छुक रहेंगे खरीदने को लेकर के। तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। और ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती इकोनॉमी के लिए। आप समझिए कि एक प्रोड्यूसर जिसने 100 टीवी बना लिया है ना, और उसके पास कोई खरीदार ही नहीं है, ठीक, तो वो कैसे निकालेगा अपना पूरा दुकान का खर्चा वगैरह, कैसे वो देगा लोगों को रोजगार। तो इससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट आकर के जो ऊपर में हम लोग देखा था ना, अभी जस्ट डिस्कस किया था सुचक्र, वो दुष्चक्र में बदल जाएगा। ठीक है। और वो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो डिफ्लेशन जो अच्छा नहीं माना जाता है, वहां पे क्या था, टू मच मनी जो है चेजिंग टू फ्यू गुड्स इन्फ्लेशन में। यहाँ पे क्या होगा कि जो टू मच गुड्स होगा, ठीक है, वो चेंज करेंगे टू फ्यू मनी को लेकर के। ठीक है। तो ये अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती है डिफ्लेशन। हम थोड़ा और आगे भी डिस्कस करेंगे डिफ्लेशन के ऊपर। अब आते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा होता है ना, लेकिन रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती है। रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो कम होने लग जाता है। ऐसा नहीं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो नेगेटिव में चला जाता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव में कहा जाएगा तो डिफ्लेशन में। लेकिन डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बस कम आ जाएगा। मान लीजिए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले 8% था, ठीक है, अगर ये घट करके 6% पे आ गया तो इसको कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। ठीक। तो ये इकोनॉमी में अच्छा माना जाता है, मतलब कुछ हद तक जब आपकी इन्फ्लेशन जो है ट्रोटिंग के आसपास पहुंच जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती है, तब ये आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन देखिए दो कंडीशन का मिला जुला रूप है। एक है अनएम्प्लॉयमेंट होना, है ना, और दूसरा है इन्फ्लेशन होना। मतलब आप कंडीशन समझिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, लोगों के पास पैसे बहुत है और खर्च नहीं कर पा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी है ना, मतलब एक साथ ही हो रहा है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती है, मतलब बेरोजगारी के बावजूद भी पैसे हो रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन है कि पैसे की जो वैल्यू है बहुत कम हो गई है ना, परचेजिंग जो कैपेसिटी है पैसे का वो बहुत कम हो गया है। वो अच्छा नहीं माना जाता है इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी। और इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता था कुछ साल पहले ही कि इंडिया जो है उसी कंडीशन से गुजर रही है। तो हालांकि फॉर्चुनेटली जो है इंडिया उस स्थिति में गया नहीं, बाहर आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे कि स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है, तो दोनों कंडीशन, किसी एक कंडीशन में नहीं होगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है। तो एक कंडीशन होगा तो उसमें नहीं एप्लीकेबल होगा, दोनों ही कंडीशन होने चाहिए। अब आता है ओपन इन्फ्लेशन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है ना, दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट में है, बहुत ही इजी है, कई लोग तो नाम से समझ गए होंगे। ओपन इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, ओपन इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा है तो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो मार्केट फोर्सेस कंट्रोल कर रही है ना, मार्केट फोर्सेस जब कंट्रोल कर रही है तो उसको कहेंगे ओपन इन्फ्लेशन। ठीक है। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन किसको कहेंगे, तो ऐसा इन्फ्लेशन जहां पे गवर्नमेंट जो है एक्टिवली कंट्रोल कर रही है, ठीक, उसको कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इंडिया में कौन सा रूप है, इंडिया में दोनों है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हमारे पास जो एक्टिवली काम करती है, गवर्नमेंट भी काम करती है, लेकिन वो अननेसेसरी हस्तक्षेप नहीं करती है। तो भारत में जो है दोनों का मिला जुला रूप है, अधिकतर इकोनॉमी में ऐसे ही है ना। जो कैपिटलिस्ट खुद को कहते थे पहले, जैसे यूएसए भी है ना,
वो उन्होंने ग्रेट जो डिप्रेशन हुआ था 1929 के मंदी के बाद, वो सारे देश लगभग जो है वो जो कैपिटलिस्ट पूर्ण तरीके से थे पहले, वो सेमी कैपिटलिस्ट में तब्दील हो गए हैं। स्टेट जो है इंटरवेन कर ही रहा है। अभी देखिए ना, ट्रम्प का जो वार है, टैरिफ वार, क्या है वो? हस्तक्षेप ही तो कर रहे हैं इकोनॉमी में, जबकि कैपिटलिस्ट कहता है कि बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, है ना? तो बेसिकली वो हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो दोनों का मिक्स मिला जुला रूप है। हाँ, ओपन इन्फ्लेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, सॉरी कंट्रोल नहीं कर रही है। सप्रेस इन्फ्लेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अब आते हैं जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, हेडलाइन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और फिर कोर इन्फ्लेशन, है ना? दोनों का मतलब समझ जाते हैं हम एक उदाहरण के थ्रू। ठीक, मान लीजिए आप एक ऐसा इन्फ्लेशन इंडेक्स बना रहे हैं जहां पे आप सारी वस्तुओं और सेवाओं को कंसीडर कर रहे हैं, है ना? सभी वस्तुओं और सेवाओं को जब कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो उसको कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, है ना? मतलब आप इसके निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे हैं, आप इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हेडलाइन के ऊपर ही बस डिसाइड कर रहे हैं, है ना? आप रिलेट करके याद कर ली किसी चीज से, तो इसको कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर, वो किसका रूप है? हेडलाइन इन्फ्लेशन का, क्योंकि हम सारी चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी जो निकालते हैं हम, दो निकालते हैं, एक हेडलाइन, एक कोर, है ना? तो यहाँ पे भी हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन का यूज करते हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या करेंगे हम? कुछ ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को हटा देंगे जिनका हमारा कंट्रोल उसके ऊपर कम रहता है, और साथ में सीजनल प्रवृत्ति का रहता है। एक तो सीजनल रहता है, प्लस में कंट्रोल बहुत कम रहता है। ठीक है, सीजनल और कंट्रोल कम, जैसे कि सीजनल में फूड देख लीजिए, है ना? कंट्रोल कम, जैसे कि फ्यूल। अब इंडिया जो है 80% जो है इंपोर्ट करता है फ्यूल, यही तो है, 80% लगभग जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया का कंट्रोल नहीं है। मतलब जो वेस्ट एशिया में संकट है, क्या इंडिया का उतना कंट्रोल है? नहीं कंट्रोल है ना हमारा, बहुत ज्यादा। हम बस रिकैलिब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिए बजाय कि वेस्ट एशिया से, ताकि हम जो है फ्यूल सस्ते में मंगवा सके। तो जब उन वेरिएबल्स को हटा देते हैं, सीजनल वाले वेरिएबल, और जो जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं करते, उनको जब हटा देते हैं, और फिर जो हमें इन्फ्लेशन स्कोर प्राप्त होता है, उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, है ना? तो हेडलाइन और कोर का मतलब समझ गए होंगे। कोर में हम उन चीजों को हटा देते हैं जो बहुत वेरिएबल नेचर का होते हैं और जिनका कंट्रोल नहीं रहता गवर्नमेंट के ऊपर, जबकि हेडलाइन में सबको मापते हैं। ठीक है, पूछेगा कि आरबीआई जो है किसको कंसिडर करता है, हेडलाइन या कोर को? तो हेडलाइन को कंसीडर करता है, कोर को नहीं कंसीडर करता है, जबकि आरबीआई का कोई रोल नहीं है। उसको तो कोर पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए ना। आरबीआई का क्या भूमिका है फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में? सप्लाई शॉक है ज्यादातर, तो गवर्नमेंट का रोल है इसमें, है ना? फ्यूल वाले में भी आरबीआई का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आरबीआई को जो है वो हेडलाइन को ही कंसीडर करना पड़ता है। सारी चीजों को मैनेज करके वो अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वगैरह तय करती है। ठीक, अब आते हैं हम आगे, है ना, आगे के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। आगे क्या पढ़ेंगे हम? मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देख लिया है ना, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन, कोर, ओपन, सप्रेस, ये सब देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, है ना? तो देखिए, पहला एक इंडिकेटर है जीडीपी डिफ्लेटर, दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तीसरा क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, चौथा है प्राइस इंडेक्स फॉर सर्विसेज, पांचवा है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, फिर छठा है FAO फूड प्राइस इंडेक्स, सातवां है रेसिडेक्स, और आठवां है हाउस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम। जहां पे डिटेल की जरूरत होगी वहां पे डिटेल में जानेंगे, जैसे कि जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर, है ना? जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर, फिर सीपीआई और फिर डब्ल्यूपीआई, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे हम। बाकी के बारे में बस थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, सबसे पहली बात की रिलीज कौन करता है इसको? एनएसओ, आपको पता है सीएसओ जो है उसका रीनेम हो गया एनएसओ। निकालते कैसे इसको? तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी, उसको डिवाइड करेंगे रियल जीडीपी से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? नॉमिनल जीडीपी से मतलब है कि जहां पे इन्फ्लेशन जो है एडजस्ट नहीं हो रहा है। रियल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जा रहा है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का अगर हम साधारण शब्दों में समझे, तो इसका मतलब है कि एक देश की इकोनॉमी में एक साल के भीतर जितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका किसी एक बेस ईयर से कंपेयर करेंगे कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि स्कोप जो है वो इसके अंतर्गत सभी वस्तुएं रहेंगी और सभी सेवाएं रहेंगी। ठीक है, तो अभी जब कंपैरिजन करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, क्योंकि आप देखिए ना कि एक देश के भीतर सारी वस्तुओं और सेवाओं को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि दिक्कत सारी वस्तुओं और सेवाएं जितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कंज्यूमर उसको सारा कंज्यूमर ले रहा है? उसका नहीं ले रहा है ना। तो हमें चाहिए स्पेसिफिक पॉलिसी, इसीलिए फिर सीपीआई को लाया गया, डब्ल्यूपीआई को लाया गया, ताकि हम जो है जो कंज्यूमर है
उनके नीड के अकॉर्डिंग हम बास्केट तैयार कर सकें, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर निकाल सकें और फिर हम जो है पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकें। दूसरा इंडेक्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है ताकि पता चल सके कि लोगों को जो लिविंग लागतें हैं वो कितनी है, क्या वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से इंडिया में इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, मतलब इक्का दुक्का ऐसे कुछ अर्बन मिनिस्ट्री वगैरह कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रही है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हुआ है। इसके ऊपर और एक कार्य करने की जरूरत है। करंट अफेयर्स में जब कोई अपडेट आएगा तो मैं इसके ऊपर फिर कराऊंगा, है ना। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, देखिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। एक प्रोड्यूसर है ना, उसके जो प्रोड्यूस करने की लागत है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है ना, वही है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसकी नीड क्या है, नीड यही है कि बेसिकली गवर्नमेंट देख सके कि मतलब वस्तुओं की जो वास्तविक लागत है वो क्या प्रोड्यूसर के लेवल पे आ रही है, या प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करने के बाद उसके बाद जो मिडिल मैन इन्वॉल्व है या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इन्वॉल्व है उसके कारण से आ रही है, ताकि फिर पॉलिसी इंटरवेंशन कर सके और एक एफिशिएंट मार्केट चेन बना सके, है ना, एक एफिशिएंट सप्लाई चेन बना सके। फिर ये बिजनेसमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि वो देख सके, है ना, कि मान लीजिए एक आईफोन बन रहा है, एक आईफोन जो है इंडिया में बन रहा है, एक आईफोन चाइना में बन रहा है। अब जो इंडिया में आईफोन बनाने की लागत अगर कम आएगी चाइना से, तो प्रोड्यूसर के लिए बढ़िया है ना, वो वैश्विक सप्लाई के लिए देख रहे हैं आईफोन को बनाने का, तो फिर वो यहाँ पे भी प्रोडक्शन वाला पूरा सिस्टम लगा सकते हैं, है ना। तो ये रोल है, बिजनेसमैन जो है वाइज डिसीजन ले सकते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर। ये है प्राइस इंडेक्स फॉर सर्विसेज। इसके ऊपर भी कोई स्पेसिफिक काम नहीं हुआ है, मिनिस्ट्री ने जो है कमेटी वगैरह बनाई थी, लेकिन अभी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। होपफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। ज्यादातर संभावना है कि डीपीआईआईटी जो है वो इंडेक्स लेकर के आएगी। मुझे भी बताइएगा अगर कुछ अपडेट हुआ हो, तो मैंने जो चेक किया था उसमें तो नहीं मिला मुझे। फिर आते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ये कौन निकालता है, तो एनएसओ निकालता है ना, केवल फूड प्राइस को लेकर के। आप पूछेंगे सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर क्या अंतर है, देखिए उसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें लगभग 48% के हाँ 48% के आसपास जो है मात्र फूड है, बाकी और दूसरी चीजें भी इंक्लूडेड है ना। तो ये डिफरेंसेस है, लेकिन ये केवल फूड और फूड को लेकर के है। अब आते हैं एफएओ। एफएओ का मतलब है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल यूएन की एजेंसी है। कहाँ पे है, रोम में। वो निकालती है फूड प्राइस इंडेक्स। किस आधार पे निकालती है, जो टॉप 5 टॉप एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना विश्व में, उसके बेस के ऊपर इंडेक्स निकालती है। कौन कौन टॉप 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो सीरियल, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी, मीट और शुगर। इन पांचों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है विश्व में, और इन्हीं चीजों के ऊपर फिर ये इंडेक्स निकालती है। फिर आता है रेजिडेक्स। रेजिडेक्स कौन निकालता है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना, इंडिया की नेशनल हाउसिंग बैंक है, पढ़िएगा इसके बारे में, बैंकिंग चैप्टर में हम करेंगे इसको। फिर आता है हाउस प्राइस इंडेक्स। कौन निकालता है, तो आरबीआई निकालता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जीडीपी डिफरेटर के बारे में बता रखा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा उससे, है ना। आप कंपेयर कर लेंगे फिर इसके बाद, और यहाँ पे भी लिखा है, आप थोड़ा पॉज करके भी पढ़ लेंगे। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई, ठीक है, तो कुछ समानता भी है कुछ असमानता है। पहले असमानता वाले बिंदु डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि सीपीआई जो है वो रिलीज कौन करता है, एनएसओ रिलीज करता है। डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो वेटेज है सीपीआई में वो खाद्य वस्तुओं का ज्यादा है, लगभग 48 है, इसमें जो है 24 के आसपास है, 48%, 24%। ठीक है, दूसरा क्या अंतर है, और तो दूसरा तीसरा अंतर है कि सीपीआई में जो है वो सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है, डब्ल्यूपीआई में केवल केवल गुड्स है ना, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, सर्विसेज एंड गुड्स यहाँ पे दोनों है सीपीआई में, और डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स है, सर्विसेज नहीं है। एक ये बड़ा मेजर अंतर है। आप देखेंगे ना, इन्हीं सब आधार के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कोई मेजर डिफरेंस है, तो देखिए सीपीआई जो है कंज्यूमर एंड पे कैलकुलेट किया जाता है, डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल प्राइस है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। तो ये जो है होलसेलर के पास जो रिटेल करते हैं सामान वगैरह, उसके आधार पे काउंट किया जाता है। तो इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ज्यादा रहते हैं, टैक्सेज वगैरह सब इंक्लूड रहता है इसमें। जो इनपुट टैक्सेस रहते हैं बेसिकली जो प्रोडक्शन में, वो सब इंक्लूड रहता है। समानता क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। दोनों जो है पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बेसिस का कहने का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए हम जैसे कि दोनों जो है मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं,
है ना। अब जनवरी 2025 में सीपीआई इंडेक्स आया, ठीक है। तो ये किससे तुलना करके हम दे रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में सीपीआई का स्कोर जो है 4% ज्यादा है या 8% ज्यादा है, तो किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जनवरी 2024 का कैलकुलेट कर रहे हैं हम, है ना। सेम मंथ, ठीक है, मतलब पिछले साल का सेम मंथ लेंगे, कोई अलग मंथ वगैरह नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीजनलिटी को भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारण से जो है सब्जियां वगैरह मतलब समझिए कि सब्जियों का सब सीजन तो नहीं रहता है ना, कुछ आप देखते होंगे महीने में सब्जियां ज्यादा महंगी रहती हैं, कुछ महीनों में कम रहता है। अगर हम सीजनलिटी को कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर वो इंडेक्स रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जो है पॉइंट टू पॉइंट बेसिस कंसीडर किया जाता है ना। तो एक ये समानता हो गई हमारा, है ना। दूसरा, अभी बताया मंथली बेसिस पे रिलीज होता है, ठीक है। दोनों में गुड्स को इंक्लूड किया गया है, ये भी समानता है। असमानता ये है कि सीपीआई जो है वो सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार की पढ़ करके जो है खुद भी समझ लेंगे पॉज करके, ठीक है। जीडीपीआई जो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज होता है, ठीक। एक मेजर अंतर ये है, क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज होता है, जबकि ये जो है सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये मंथली बेसिस पे रिलीज होते हैं, ठीक है। ज्यादा डायनेमिक पूछेगा, कौन है ज्यादा डायनेमिक, ऑब्वियसली जीडीपी डिफ्लेटर। क्यों? क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर जो है सारे वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है, ठीक है। होपफुली यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या है, ठीक है। तो पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसी के ऊपर पूछा गया था सवाल, है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तीसरा है स्ट्रक्चरल। चौथा है स्पेकुलेशन इन द कमोडिटी एक्सचेंज। पांचवा है कार्टेलाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, और छठा है होर्डिंग, और सातवां है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। और भी कारण हो सकते हैं, एक एक करके समझते हैं हम, है ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, ठीक, हम इन्फ्लेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और एक एक कंडीशन डिस्कस करते हुए चलेंगे हम, तो समझ में आ जाएगा हमें, है ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन की ऐसी परिस्थिति, है ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन ऐसी परिस्थिति से जनरेट हो रहा होगा जब लोगों की डिमांड शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, है ना, रोजगार में लगे हुए हैं, आपका 1000 रुपये वेतन था, सीधा उसको 2000 रुपये कर दिया गया, ठीक। और आप अकेले नहीं है, आपके जैसे 1000 10,000 और भी लोग होंगे जहाँ पे उनका सीधा वेतन जो है डबल कर दिया गया। लेकिन क्या वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन तुरंत डबल हुआ? नहीं हुआ। पैसे तो लोगों के पास पहुंच गए ना, है ना, लेकिन वस्तुओं और सेवाएं नहीं पहुंच पाएगी, तो जाहिर सी बात है मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ जाएगी तो फिर जो है जो विक्रेता है वो लागत बढ़ा देगा, है ना, या फिर मूल्य वृद्धि कर देगा। तो उससे क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी। पैसा तो सबके पास पहुंच गया, लेकिन वस्तु और सेवाएं उतनी पहुंच नहीं पाई, इससे क्या वस्तुओं और सेवाओं की लागत भी बढ़ रही धीरे धीरे, लोग बढ़ा भी रहे दाम। तो इसी को कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और किस कारण से जनरेट हो सकता है? जैसे कि सरकार खर्च करने लग जाए बहुत ज्यादा, है ना, तो इससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जनरेट हो जाएगा। और सरकार जो है मान लीजिए टैक्सेस कट कर दे, आपके जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें कटौती कर दे, तो वो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, है ना। तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है बेसिकली वो लोगों के क्रय शक्ति बढ़ने के कारण जनरेट होता है। ये बेसिक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, है ना। अब आते हैं कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का वह प्रकार जिसमें जो है लागतें बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन हो रही होगी, है ना। जैसे कि सपोज एक कारण लेते हैं, ठीक है। मार्केट में जो है 100 टन प्याज आने वाला था, लेकिन किसी कारण से वो 20 टन ही प्याज आ पाया, है ना। इससे के कारण क्या हुआ कि लोगों के पास पैसे तो हैं, है ना, लेकिन उसके पास सामान जो है जितना होना चाहिए था 100 टन वो नहीं है। इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो प्याज प्याज की जो लागत है वो बढ़ गई, है ना। क्या लोगों के पास डिमांड बढ़ने से ये दाम बढ़ रहा है 20 टन प्याज का? नहीं, लोगों के पास तो पैसे उतने ही हैं, यहाँ पे वस्तु जो है वो कम हो गई है ना। 100 टन की जगह पे 20 टन हो गया है, इसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कई कारणों से होता है, जैसे कि ये जो मैं परिस्थिति बता रहा हूँ, ऐसा मानिए कि आपदा आ गया बीच रास्ते में, है ना, और 5 ट्रक था 20-20 टन का, 4 ट्रक जो है वो धराशायी हो गए, एक ही ट्रक बचा है। तो ये कॉस्ट पुश जो है मौसमी कारणों से होता है, आपदाओं वगैरह के कारण से। और जैसे कि मार्केट में इस तरीके से, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेते हैं ना, जो वार चल रहा है अभी अलग अलग जगहों पे, है ना, छोटे छोटे मिनी वार जिनको कह रहे हैं हम, तो उसके कारण भी बढ़ रहा है। जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं, है ना। ये सब क्या है? ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आरबीआई कहती है कि भारत में ज्यादातर जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश का है, आप हमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो मैनेज करने का, है ना, मैनेज नहीं कर पाएंगे।
ये तो सरकार का ज्यादा रोल है, लेकिन ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को भी बचने के लिए एक मौका मिल जाता है आरबीआई के थ्रू, है ना। और आरबीआई ऐसा भी नहीं कि बहुत इनफेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, वो भी थोड़ा एक सेंटिमेंट तो मार्केट में क्रिएट कर ही देती है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल वाला। सॉरी। अब आते हैं तीसरा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, है ना। तो डिमांड पुल हम समझ गए, कॉस्ट कॉस्ट पुश भी समझ गए। अब आते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है संरचनात्मक, है ना। जैसे कि अब उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए भारत में आप देखेंगे प्रोटीन इन्फ्लेशन बराबर बना रह रहा है, ठीक है, या ऑयल इन्फ्लेशन बराबर बना रह रहा है, ऑयल महंगी मिल रही है आपको, प्रोटीन जो चीजें हैं जैसे कि दालें वगैरह महंगी मिल रही है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने जो दाल है, तेल है ना, इन चीजों के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया है, इसका प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं है। तो ये क्या किसी मौसम वगैरह के कारण से नहीं हो रहा है? नहीं, ये स्ट्रक्चरल फैक्टर है ना। मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड लेते हैं, ठीक है, जो हम बना नहीं रहे, बाहर से आयात कर रहे हैं, ठीक है, जो बाहर से आयात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या ये मतलब कोई मौसमी दशा वगैरह के कारण हो रहा है? क्या ये कोई सडन इंसिडेंट है? नहीं, स्ट्रक्चरल है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो उसके कारण से जो है हम उत्पन्न ही नहीं कर पा रहे हैं उतने सारे उत्पादों वगैरह को जो लोगों की आवश्यकता को पूरी कर सके। और इसके कारण क्या है, सामान महंगी बिक रही है फिर, है ना, डिमांड है लेकिन सब सामान ही नहीं है। तो हम ऐसे कंडीशन को इन्फ्लेशन नहीं कहते। तो वो सब जो इन्फ्लेशन है वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा ये बातें। अब आता है स्पेकुलेशन इन द कमोडिटी एक्सचेंज। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, है ना। ये शेयर मार्केट से ज्यादा रिलेटेड है, तो हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे ज्यादा, मतलब वहीं पे एक प्रोसेस है। इसमें बेसिकली आप ये समझिए कि वहां पे बोली लग रही होती है ना, भविष्य में प्याज की कीमत क्या होगी, दालों की कीमतें क्या होंगी। तो मान लीजिए वहां पे स्पेकुलेट कर रहा है कोई, है ना, वो कह देगा कि नहीं आगे चल करके, जैसे अभी मान लीजिए दाम जो है 100 रुपये है दाल का 1 केजी का, है ना। और किसी ने स्पेकुलेट किया कि आगे जाकर के भविष्य में जो है 150 रुपये केजी होने वाला है, और इस बात पे मैं शर्त लगाता हूँ, और भी लोग उसमें एग्री कर रहे हैं। अब जो वहां पे शर्त लगा रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, वो जाकर के रियल मार्केट में भी तो रिफ्लेक्ट होगा ना, जो वहां पे स्पेकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोग व्यापारियों सोचेंगे कि नहीं यार दाम तो बढ़ने वाला है, तो हम 110 कर देते हैं, 120 कर देते हैं, है ना। तो इन स्पेकुलेशन के कारण भी जो कम्युनिटी एक्सचेंज में हो रहे हैं उसके कारण भी कृत्रिम तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की दाम बढ़ने लग जाती हैं। इसको कहते हैं स्पेकुलेशन इन द कम्युनिटी एक्सचेंज। मतलब जो कारण है वो ये रह जाएगा हमारा इन्फ्लेशन का एक, ठीक है। फिर है कार्टेलाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूसर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना ओपेक का। ओपेक क्या करते हैं, जब इनका मन करता है तब तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं, जब इनका मन करता है तो तेल की कीमतें घटा देते हैं, क्योंकि इनका मोनोपोली जैसा मार्केट में, है ना। तो ये जो है कार्टेलाइजेशन, मतलब वो लोग मिल जा रहे हैं और एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। भारत में ऐसी संभावना बन रही है अभी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के। आप देखिए ना कितने प्लेयर हैं बचे हैं अब। एक बचा है जियो, एक बचा है एयरटेल, है ना। आइडिया को कोई तो मतलब उनको कोई तवज्जो नहीं है, उसको कोई जगह ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अब अगर ये दोनों चाहें साथ में मिल करके तो आर्टिफिशियली कीमतें बढ़ा सकते हैं ना, और कीमतें बढ़ाएंगे तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी कारण है कार्टेलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। होर्डिंग्स। अब आते हैं होर्डिंग्स के ऊपर। होर्डिंग का मतलब क्या है, संग्रह करना, है ना, गैर कानूनी तरीके से संग्रह करना। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मतलब जब प्याज की कीमतें बढ़ जाती है तो जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं या फिर और जो होते हैं अधिकारीगण, वो छापा मारते हैं अलग अलग जगहों पे, और वहां पे बरामद करते हैं कि इतना ज्यादा प्याज जो है लिमिट से ज्यादा संग्रह किया गया है। वो क्या आर्टिफिशियल होर्डिंग के थ्रू क्या करते हैं। होर्डिंग बेसिकली जो है एक सीमा तक अलाउड रहता है, फिर जो है इलीगल रहता है ना। होर्डिंग जो है वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा करता है। मतलब मार्केट में ऐसा स्कैरसिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, कृत्रिम तरीके से संग्रह कर लिया और मार्केट में ऐसा मैसेज दिया कि हमारे पास ये वस्तुओं की कमी है। जाहिर सी बात है लोग और भी मतलब डर से जो है वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर देंगे। कोविड से रिलेट करिए, कोविड में ऐसा ही हुआ था, है ना। और इससे क्या है, वस्तुओं की लागतें बढ़ जाएगी, वही है महंगाई बढ़ जाएगी फिर, है ना। महंगाई ही तो इन्फ्लेशन है। फिर होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित इन्फ्लेशन। जैसे कि अ, तेल के बारे में, वेजिटेबल ऑयल के बारे में, पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में, है ना। ये सब क्या है, ये सब आयातित इन्फ्लेशन ही है। अभी देखे होंगे कुछ समय पहले जो है जो मुर्गियां हैं, है ना, एग, मतलब मुर्गी मुर्गे जो भी कह लें आप, उनकी लागतें बढ़ गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो चारा है ना वो हम लोग आयात करते हैं ज्यादातर इनके लिए, और वो चारा जो है महंगा हो गया था जहां से हम लोग आयात करते हैं।
और उसके कारण से मतलब वो एक इनपुट गुड्स हो गया है ना मुर्गी पालन के लिए, और उसकी लागतें बढ़ी तो मुर्गियों की भी लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है हमारे। अब आते हैं हम कि परिणाम क्या है, उच्च मुद्रास्फीति जो है उसके दुष्परिणाम क्या है। तो देखिए जो निम्न आय समूह है लो इनकम जो ग्रुप है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है, लेकिन उसके पास इनकम जो है कम है। अब ठीक है, उसी इनकम से पहले वो 100 अगर वस्तु खरीद पाता था, तो अब उसके पास 80 ही वस्तुएं रहेंगी, है ना। वो बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, और ये अच्छा नहीं माना जाता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो लो इनकम ग्रुप जो है बहुत इम्पैक्ट होगा। पीपल ऑन फिक्स वेजेज, मतलब कई सारे जो नौकरियां हैं वो तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, उनको डियरेंस अलाउंस वगैरह मिलता है ना। लेकिन कई सारी जो इन नौकरियां हैं वहां पे फिक्स वेतन है। मान लीजिए किसी का 30,000 वेतन है ना। ठीक, और इन्फ्लेशन बढ़ता चला रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो पहले वो जितना काम कर पाता था वो 30,000 के वेतन में, अब उतना नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो उसको नुकसान हो रहा है। निर्यात पे हम थोड़ा बाद में देखेंगे। निवेश वातावरण, ठीक है। अब मान लीजिए जिसके इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, उससे सिचुएशंस क्या क्रिएट हो रहा है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसे समझते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों की परचेजिंग पैरिटी कम हो गई, परचेजिंग पैरिटी कम हो गई, खरीद नहीं पा रहे। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामान फिर बिकेगा कम, कुछ समय में बिकेगा कम, है ना। बिकेगा कम तो क्या होगा, प्रोड्यूसर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। प्रोड्यूसर जो है वो फिर ज्यादा उत्पन्न नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे करके क्या है, दुष्चक्र पैदा होगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में कौन ही इन्वेस्टर निवेश करना चाहेगा उसको चाहिए कि स्टेबल एनवायरनमेंट ना, पॉलिसी सर्टेनिटी चाहिए, वो नहीं उसको दिखेगा, तो फिर जो है वो इसमें निवेश नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो भी इफेक्ट होता है। फिर सेविंग अफेक्ट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो लोग जो है पैसे सेव करने के बजाय खर्च भी तो करेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वो बेसिक चीजों से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। और एक और इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे जो पहले सेव करते थे वो कैश वगैरह में या बैंक वगैरह में, वो अब अनप्रोडक्टिव एसेट्स गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि वैल्यू गिर ही रहा है। जैसे मान लीजिए बैंक में आप पहले इन्वेस्ट करते थे 1,000 रुपए, ठीक है, आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन रेट ये 6%, तो आप जमा करके क्या करेंगे, 2% का तो नुकसान ही हो रहा है ना। आप सोचेंगे गोल्ड खरीद लेते हैं, गोल्ड का दाम तो भविष्य में बढ़ेगा ही। और गोल्ड क्या है, अनप्रोडक्टिव एसेट्स है, इसका कुछ यूज ही नहीं है इकोनॉमी के लिए, तो अनप्रोडक्टिव एसेट्स है बहुत ज्यादा वो। तो ये भी खतरनाक है हमारे लिए, है ना। फिर जो होल्डर ऑफ द कैश है, मान लीजिए अगर आप कैश रखने वाले व्यक्ति हैं, है ना, तो आपके ऊपर भी नुकसान है, क्योंकि होल्ड करने की लागत बढ़ती चली जाती है ना, क्योंकि पैसे का तो वैल्यू गिर रहा है ना, करेंसी का जो वैल्यू है वो तो गिरता चला जा रहा है। मान लीजिए अभी आप 1,000 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, 1,000 रुपए में आप 1,000 सामान खरीद सकते थे। ठीक, अब एक महीने के बाद इन्फ्लेशन जो है मतलब 8-10% से ग्रो कर रहा है। ठीक, एक महीने के बाद जो है आपके पैसे के मूल्य मान लीजिए 900 रह गया। ठीक, तो 1,000 रुपए में आप 1,000 सामान खरीद पा रहे थे, अब जो पैसे का मूल्य 1,000 रुपया वो लगभग समझिए 900 के आसपास हो गया। ठीक है, 900 सामान खरीद पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, करेंसी का वैल्यू गिर रहा है ना, तो होल्डर ऑफ द जो कैश है, जिसके पास पैसे हैं, वो तो नुकसान में चला गया। ठीक है, तो ये भी है। फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए पूरी इकोनॉमी ही अगर अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो सरकार जो है वो कैसे अच्छे तरीके से कार्य कर सकती है। जब लोग ही वो खुश नहीं है, लोग ही जब बेहतर तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार भी जाहिर सी बात है ना, वो बेहतर कंडीशन में नहीं होगी और फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा। अब आते हैं निर्यात के ऊपर इम्पैक्ट देखिए निर्यात के ऊपर जो इम्पैक्ट है ना वो मिक्स इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर अगर इन्फ्लेशन के कारण से रुपए डिप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट कहने का मतलब है कि विदेशी मुद्रा के कंपेयर में रुपए जो है अपना मूल्य खो रहा है, तो हम जो है कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन जब हमारा जो बेसिकली एक्सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो डिपेंडेंट हो इनपुट गुड्स के लिए, है ना, बहुत ज्यादा, कि हम जो है विदेशों से पहले सामान मंगवाएंगे, फिर उससे फैक्ट्री वगैरह तैयार करेंगे या मशीन बनाएंगे, फिर उससे जो है निर्यात करेंगे, तो जो एक्सपोर्ट है वो कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये बात ध्यान में रखने वाली है कि निर्यात पे जो है मिश्रित प्रभाव पड़ता है। मतलब ये एक आयामी प्रभाव नहीं है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा या घटेगा ही घटेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हाई इन्फ्लेशन के कारण जो लूजर्स हैं वो कौन रहते हैं, तो फिक्स इनकम वाले, है ना, वो लूज कर रहे होते हैं फिक्स इनकम्स वाले। गेन कौन कर रहे होते हैं, तो डेप्टर्स। डेप्टर्स कहने का मतलब है जैसे आपने उधारी लिया है, ठीक है, आपने 1,000 रुपये उधार लिया था, ठीक, और आपने कहा था कि हम 3% की दर से आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, आप 3% की दर से उनको फिक्स इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन हो रहा है कि बेचारा क्या ही करेगा 3% का,
है ना। बाद में आप उसको लौटाएंगे भी 1000 रुपए, जैसे आपने लिया था 1 साल पहले 1000 रुपए, अब अभी लौटा देंगे 1000 रुपए, और अभी इन्फ्लेशन के कारण उससे 1000 रुपए का मूल्य कम हो गया, तो वो तो लॉस में रहेगा ना, आप तो गेन में ही रहेंगे, क्योंकि उस समय 1000 रुपए का वैल्यू ज्यादा था, इस समय 1000 रुपए वैल्यू कम हो गया, है ना। तो जिसने उधार लिया है लेकिन फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, अगर ये फ्लेक्सिबल रहेगा, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मूव करता रहेगा, फिर तो आप गेन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप उधारी लेना शुरू कर दें ये सोच करके कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी इकोनॉमी में। अब आते हैं सरकार क्या मेजर्स ले रही है ना, या क्या उपाय करती है जनरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए अलग अलग उपाय है। फिजिकल मेजर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हो गया, कुछ और भी उपाय जैसे कि लेजिस्लेटिव मेजर्स कर सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज करके लिख भी सकते हैं, और जब कभी आंसर आएगा तो जैसे कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन था ना, तो उसमें आप कर सकते हैं उस हिसाब से अटेम्प्ट। फिजिकल मेजर्स में क्या कर सकती है, तो सहायकी दे सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए खाद्य वस्तुएं, है ना, उसकी लागतें बहुत बढ़ गई है, तो सरकार क्या कर सकती है, फूड अलाउंस दे सकती है सबके अकाउंट में, है ना। या फिर अपने जो उसका एफसीआई का गोडान है उससे रिलीज कर सकती है वो सब्सिडाइज जो है फूड, ताकि जो है रेट कंट्रोल में हो सके। जो ऑपरेशन टॉप था, है ना, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना था, सुना होगा या पढ़ा होगा, ऑपरेशन टॉप, टोमेटो ओनियन पोटैटो, है ना। ये यही इसीलिए तो था कि वो मार्केट में रिलीज करेंगे, क्योंकि इनके दाम बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट का यही तो था, सब्सिडी वाला स्कीम था। फिर जीएसटी न्यूनीकरण, जैसे, है ना, जीएसटी न्यूनीकरण करने का क्या मतलब है, मान लीजिए 1 केजी आप आटा ले रहे हैं, ठीक है, 1 केजी आटा का मूल्य जो है 20 रुपए है, अगर इसमें 5 रुपए टैक्सेज है, ठीक, अगर हम 5 रुपए टैक्सेस को हटा देते हैं, जीएसटी को हटा देते हैं, तो इससे भी तो राहत मिलेगी, है ना। कुछ ना कुछ तो मूल्य उसका कम होगा ना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो ये भी एक उपाय है, ठीक है। और क्या हो सकता है, आयात शुल्क कम कर सकती है कई चीजों में जो मास कंजम्पशन हो रहा है, जैसे कि फ्यूल का ही ले लेते हैं, अगर फ्यूल के ऊपर आयात शुल्क कम कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में कर सकते हैं हम। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार के रिसोर्सेज के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन तत्काल रूप से तो राहत मिल ही सकता है ना, ठीक है। और इकोनॉमी में कहा जाता है कि इन लॉन्ग टर्म एवरीवन इज डेड, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर भी काम किया जाता है। आप मुझे बताइएगा कि प्रत्यक्ष कर के साथ क्या करेंगे अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, हालांकि डिस्कस किया था शुरुआत में, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय क्या हो सकता है, जैसे खाद्य निर्यात निर्यात पे रोक, अगर फूड इन्फ्लेशन हो रहा है तो हम निर्यात पे रोक लगा देंगे, जैसे कि कई बार किया जाता है, जैसे प्याज के साथ किया जाता है, डेयरी उत्पाद के साथ किया जाता है ना, ताकि हम निर्यात के ऊपर रोक लगा देते हैं, घरेलू कंजम्पशन के लिए चीजें कर देते हैं। हालांकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है। डी होर्डिंग, मतलब जो होर्ड कर रहे हैं और संग्रह कर रहे हैं इलीगल तरीके से, उनके ऊपर नियंत्रण करना। जन औषधि, देखिए ना, दवाओं से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन था वो कितना कम हो गया। आपको दवाइयां जो है काफी दूसरी दुकानें भी सस्ते दे रही होंगी, 20% 30% डिस्काउंट, है ना। वो सरकारी पहल के कारण नहीं हुआ है, जन औषधि परियोजना के कारण से। लेजिस्लेटिव सुधार, जैसे कि एपीएमसी एक्ट, है ना। एपीएमसी एक्ट से क्या किया गया, एक कृषि बाजार बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, एपीएमसी एक्ट सुधार के थ्रू, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो इंटीग्रेट हो सके, और जो बीच में बिचौलिया वगैरह जो मूल्य बढ़ा देते हैं बिना वैलिडेशन के, वो खत्म हो सके, ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है ना, उसके न्यूनीकरण हेतु कई सारे वस्तुओं पे 0% आयात शुल्क भी बेसिकली यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। मॉनेटरी मेजर भी होते हैं, है ना, मॉनेटरी मेजर ये बेसिकली आरबीआई करती है, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट के हम लोग ने देख रहा था, है ना। तो आरबीआई क्या कर सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बताइए, रेपो रेट इंक्रीज कर सकती है ताकि उधारी लेना महंगा पड़ जाए, है ना। ठीक है। आप और कुछ उपाय सोचिएगा, बॉन्ड वगैरह को लेकर के क्या कर सकती है मुझे बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं हम डिफ्लेशन को लेकर के, ठीक। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, इन्फ्लेशन के उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वस्तुएं और सेवाएं को ठीक पर्याप्त मात्रा में रहती है, लेकिन लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशंस को जो है वो डिफ्लेशन कहते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, तो ग्रोथ, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, है ना, तो ग्रोथ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि खरीद नहीं रहे होंगे तो फिर प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा, बिजनेसेस बिजनेसेस रन नहीं कर पाएंगे, वो अपना पैसा कामगारों वगैरह को दे नहीं पाएंगे, एक ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर लोग सामान नहीं खरीदेगा तो बिजनेसेस जो है वो लोगों को रखेंगे क्यों, तो फिर बेरोजगारी फैलेगी। फिर जो लोन लिया था
डिफरेंट कंपनियों ने, वो अनसर्विसेबल बन जाएगा, है ना, वो सर्विस योग्य हो नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है वो फिर उनके एनपीए बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। उपाय क्या हो सकता है? तो जो किन्स महोदय ने समझाया था, है ना, इसके इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया था। किन्स जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका के जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसमें एक मुख्य कर्ता धर्ता थे ये। तो इन्होंने क्या समझाया था कि ऐसी परिस्थिति में आप टैक्स कट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है टैक्स कट करेगी। इससे फायदा क्या होगा कि लोगों के पास ज्यादा इनकम पहुंच जाएगा, ज्यादा इनकम पहुंच जाएगा तो वो खर्च करेंगे, है ना। दूसरा, गवर्नमेंट खर्च बढ़ा सकती है अपना, पुल वगैरह बना सकती है, सड़कें बना सकती है। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो खर्च करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की जो है वो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। फिर ब्याज दर कम किया जा सकता है ना। देखिए वहां पे मैंने बताया था रेपो रेट बढ़ा देंगे, यहाँ पे क्या है रेपो रेट घटा देंगे, क्योंकि उल्टा हो रहा है। तो इन्फ्लेशन के जस्ट उल्टा डिफ्लेशन वाले केस में करना रहेगा, ठीक है। फिर और क्या करेंगी? तो प्रिंट करेंसी कर सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा, करेंसी प्रिंट करने से कि सरकार के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, सरकार जो है फिर अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती है और पैसा जो है लोगों के पास पहुंचेगा। फिर वस्तुएं और सेवाएं कंज्यूम करेंगे वो, और उससे क्या है फिर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और फिर रोजगार बढ़ेगा, है ना, ये सारा चक्र। अब आते हैं कि ऑप्टिमल इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए ग्रोथ के लिए। तो देखिए वो तो सरकार ने बता दिया है, जो 2015 के एक्ट है उसके अंतर्गत है ना, कि 4 ± 2 होना चाहिए, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी और ऑप्टिमल जो इन्फ्लेशन है वो कितना होना चाहिए? तो 4 ± 2 होना चाहिए। ये जो एक्ट बनाया गया था 2015 में उसके अंतर्गत भी यही मेंशन है। तो और बाकी फिलिप्स कर्व कर्व है ना, फिलिप्स कर्व वो बताता है कि बहुत बहुत कम इन्फ्लेशन बिल्कुल शून्य भी अच्छा नहीं है, और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन वो भी अच्छा नहीं है ना। एक ऑप्टिमम लेवल का इन्फ्लेशन अच्छा है, तो ये है ऑप्टिमम लेवल का इन्फ्लेशन, है ना। यहाँ से देखेंगे आप ग्रोथ बढ़ रहा था, अगर ऑप्टिमम लेवल के इन्फ्लेशन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो ग्रोथ जो है घटने लग जाता है, ठीक है। तो फ्लिप वक्र कोई पूछेगा तो किससे रिलेटेड है? तो वो है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, या फिर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ से भी जोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो ग्रोथ के लिए अच्छा, ग्रोथ या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट को घटा देता है। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। देखिए एक टर्म है, बस उसको याद रखिएगा, ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी क्या कहते हैं। ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब है? तो अगर, है ना, सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक है तो उसको कहते हैं ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। सप्लाई की तुलना में अगर डिमांड अधिक है तो उसको कहते हैं ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। बस ये टर्म याद रखिए। हम बस यहाँ से पोटेंशियल जीडीपी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन कैसे हेल्प करेगा पोटेंशियल जीडीपी में वो ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने कि थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन जो है ना जरूरी है ताकि आपका जीडीपी ग्रो करते रहे। अब पोटेंशियल जीडीपी जैसे समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या दोनों में रिलेशनशिप है। पोटेंशियल जीडीपी का क्या मतलब है? जैसे देखिए भारत के पास जितने रिसोर्सेज है अभी, है ना, अभी जो हमारा इकोनॉमी का आकार है लगभग $3.17 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है, कुछ इतना ही है लगभग, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। क्या भारत की क्षमता अभी वर्तमान स्तर पे इतना ही है? $3.17 ट्रिलियन नहीं, भारत की क्षमता और ज्यादा है ना। हम वर्तमान क्षमताओं के आधार पे ही और भी बेहतर इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कारणों से हो नहीं पाया है। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जितनी क्षमताएं अगर उन सारों का उपयोग करते हुए आप जिस स्तर की जीडीपी को प्राप्त करेंगे उसी को कहेंगे पोटेंशियल जीडीपी, है ना, उसी को कहेंगे पोटेंशियल जीडीपी। जैसे कि वर्तमान में अगर यहाँ पे है हमारी जीडीपी, है ना, तो पोटेंशियल जीडीपी जो है हमेशा आगे रहेगी, ये रहेगा पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा पोटेंशियल जीडीपी, क्योंकि ज्यादातर जो राष्ट्र है ना, ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो हमेशा पोटेंशियल जीडीपी से कम ही रह पाते हैं। बहुत सारे फैक्टर है उसके पीछे, करप्शन, तो फिर इनएफिशिएंसी, है ना, फिर इनोवेशन नहीं होना, फिर फ्यूचर किसने देखा है ना, क्या पता फ्यूचर में और बेहतर तरीके से आप संसाधनों को यूटिलाइज करके बेहतर ग्रो कर पाए, है ना। अभी जीडीपी का जितना आकार है क्या 17th सेंचुरी में उतना ही बड़ा आकार था? नहीं था, क्योंकि इनोवेशन वगैरह हुए ना, तो थोड़ा सा इनोवेशन पूरा चेंज कर देता है, ठीक है। तो पोटेंशियल जीडीपी जो है हमेशा आगे रहेगा, जीडीपी जो है उससे कम रहेगी। तो इन्फ्लेशन, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन जो है पोटेंशियल जीडीपी को हेल्प कर सकता है। अगर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तब तो फिर वो खराब है। थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन, है ना, जो ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोग। अब इन्फ्लेशन करप्शन का क्या संबंध है? देखिए करप्शन मतलब कि ब्लैक मनी आपके पास है ना। करप्शन मतलब कि होल्डिंग, मतलब वही इलीगल जमाखोरी,
ठीक है। ब्लैक मनी अगर आपके पास है, उसका हिसाब किताब है नहीं सरकार के पास, आप खर्चा करेंगे मार्केट में अथा, तो उससे क्या है, पैसे बहुत ज्यादा मार्केट में पहुंच जाएंगे, वस्तुएं उतनी है तो इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है। ठीक है। होर्डिंग के साथ भी ऐसा ही है, आप आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा कर रहे हैं और फिर जो है वो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो ये भी मतलब जो है करप्शन एंड इन्फ्लेशन के बीच में ऐसा संबंध है ना। कई लोग कहते हैं कि करप्शन जो है, ठीक है, करप्शन जो है वो बेसिकली इकोनॉमी को ग्रीस कर रहा होता है ना। इकोनॉमी के पहिए को ग्रीस कर रहा होता है, तेल लगा रहा होता है, ताकि थोड़ा जो है इकोनॉमी आगे बढ़ सके। आप मुझे बताइएगा कि ये आर्गुमेंट्स कितना सही है, और इस आधार पे क्या सिविल सर्वेंट्स को करप्शन करना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप उम्मीद मतलब इस सेशन से बेनिफिट होंगे, और अगर कुछ लग रहा है इसमें कमी, कुछ और चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। थैंक यू सो मच।